दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। ये टॉपिक आधारित है आपके उत्तराखंड जो प्रवक्ता परीक्षा है, उसमें शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो खंड है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे कवर इसमें टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो कि प्रवक्ता परीक्षा शिक्षण अभिरुचि का एक अलग लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज़ आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक मेरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये आधारित है, ये आपके शिक्षण कौशल पे आधारित है यानी कि टीचिंग स्किल पे आधारित है। दोस्तों शिक्षण कौशल है वो अपने आप में आज एक बहुत बड़ा महत्व बना हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब एक चर्चित विषय है क्योंकि इस पे जो भी रिसर्च है, जो भी बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट हैं ये हो रहे हैं क्योंकि किसी को अपना नॉलेज डिलीवर करना, जो अपनी टीचिंग है, वो विद्यार्थी तक पहुँचाना, उसको सिखाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक मेथड होता है। क्योंकि आप अपने नॉलेज को जो डिलीवर कर रहे हैं दूसरे को, वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। अगर एक शिक्षक अच्छा नॉलेज अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वह लाखों विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर कौशल जो होता है, जो स्किल्स होती है, उसकी बात यहाँ पर होती है। क्योंकि अगर शिक्षा और शिक्षक अगर बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली जो समाज होगा, जो देश का जो स्तर होगा चीज़ों को आगे बढ़ाने का, देश के डेवलपमेंट का, देश में जो भी शोध है, रिसर्च है, वो वहीं से शुरू होते हैं। तो इसीलिए इस पर बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े जो शिक्षा आयोग है, तमाम जो रिकमेंडेशंस या इस टॉपिक पर रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अपना जो ओवरव्यू था, वो शिक्षण कौशल पे बताया आपको। अब हम इसको सीधे शुरू करते हैं परिभाषाओं के रूप में। अगर हम डेफिनिशंस देखें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं नंबर 1 जो पहली परिभाषा है, वो है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का एक समूह है। तो ये जो परिभाषा है डॉक्टर वी के पासी की है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यानी कि यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही है कि किस प्रकार से आप एक सुगम मतलब एक सरल नॉलेज अपना छात्रों तक पहुँचा रहे हो। तो यहाँ पर वी के पासी के विचार यहाँ पर जो शिक्षण कौशल से संबंधित है वो यह है। आगे हम मैक इंटेयर और व्हाइट का हम अगर इसमें इस परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। दोस्तों जो ये वाला परिभाषा जो है ये मैकइंटायर और व्हाइट की है। यहाँ पर इन्होंने शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। यानी कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो, जो आप छात्रों को सिखा रहे हैं, उनसे जो उनका आउटपुट है, वो किस प्रकार से उन चीज़ों को सीख रहे हैं, वही चीज़ें आपकी उनको क्या करती है हेल्प करती है उनको सीखने में और फिर वह उस नॉलेज से जो वो सीखते हैं, उससे अपना नॉलेज डेवलप करते हैं। तो ये मैकइंटायर का और व्हाइट का क्या है डेफिनेशन है आपके शिक्षण कौशल को लेकर। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं शिक्षण कौशल यानी कि जो टीचिंग स्किल्स की जो हम विशेषताएँ देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें देखते हैं शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, यानी जो इफ़ेक्टिव होते हैं। जो टीचिंग स्किल्स होती हैं, वह जो टीचिंग जो प्रोसेस है उसको क्या बनाती है प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव बनाती है। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हो, डिफ़ाइन कर रहे हो, तो वह क्या करेगी, आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगी। और आप सामान्य शब्दों में चीज़ों को बता रहे हो और उस प्रकार से आपके शब्दों में जान नहीं है, तो वह शिक्षण क्या होगी बहुत ही मतलब बोरिंग होगी। तो इससे जो छात्रों का आउटपुट होगा वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षण का जो जो शिक्षक है, सबसे पहले उसकी आवाज़, उसका उसका जो मेथड ऑफ डिलीवरेंस है, किस प्रकार से वो आपको पढ़ा रहा है, तो ये उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि ये समस्त अंतः क्रियाओं को सक्रिय बनाते हैं, मतलब जो भी विशेषता इसकी होती है अंतः क्रियाएँ जो हमारे आंतरिक जो क्रियाएँ होती हैं, उनको एक्टिव करने का काम करती है। थर्ड दोस्तों हम देखें
तो ये विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। यानी जो शिक्षण विशेषताएँ जो होती है, आप सपोज किसी विद्यार्थी को हम अगर टॉपिक देखें, अर्थशास्त्र का हम अगर एक टॉपिक उठाएं, तो आप किसी को समष्टि अर्थशास्त्र समझा रहे हो, या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में बताना चाहूँगा आपको। अगर हम इन दो चीज़ों को समझा रहे हैं, विषय वस्तु मेरी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो थीम है, जो इनकी विषय वस्तु है, इनको बहुत सरल शब्दों में पहले क्या करना पड़ेगा, छात्रों को समझाना पड़ेगा। फिर मुझे उनको उस हिसाब से आगे अपने जो जो ये टॉपिक है, उनको इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना होगा कि छात्र सरल से कठिन की ओर क्या हो, बढ़े। सब हम पहले ही उस विषय वस्तु को आसान नहीं बनाएँगे, तो वह शिक्षण क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और छात्रों का जो उसमें सीखने की जो क्षमता होगी, वो उस प्रकार से अच्छी नहीं रहेगी। तो तीसरा पॉइंट यही देखा हमने, विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाते हैं। फोर्थ देखेंगे, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, स्पेसिफिक जो पर्पज होते हैं, जो मतलब गोल होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। यानी हमें आगे कुछ करना है, पहले हमने उस चीज़ की जो बेसिक्स पढ़े होंगे, तभी तो हम उसको आगे अचीव करेंगे, है ना। तो चौथा यही यहाँ पर आया कि शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करते हैं, मतलब उनको एक दूसरे से मतलब जोड़ते हैं। शिक्षण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तथा वो व्यवहार है, यानी हम उस प्रक्रिया को किस प्रकार से अपनी व्यवहार में उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो विशेषताएं थी, इस प्रकार की विशेषताओं पे हमने क्या किया, जोर डाला। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षण कौशल की विशेषताएं। आगे हम देखें तो आगे हम चलते हैं, शिक्षण कौशल को पहचानने की विधियाँ। हम कैसे पहचानें कि शिक्षण विधियाँ कैसी है। सबसे पहले शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, यानी टीचिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। हमें जो शिक्षण जो ऑब्जर्वेशन है, जो शिक्षण कार्य का जो हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो कैसा है। पहली विधि तो ये होगी। दूसरा है साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, जिसे हम इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड बोलते हैं। हम सबसे पहले आपने देखा होगा, कोई भी जो बड़ी परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि छात्र जो है, जो कैंडिडेट है, वह जैसे हम सपोज बात करते हैं पीसीएस एग्जाम की या आईएएस एग्जाम की, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला है आपका प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी में क्या होता है कि उसका जो नॉलेज होता है, वो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा जाता है, जहाँ पर वो उसको क्रैक करके फिर मेंस लिखते हैं। मेंस में क्या होता है, उसकी डिटेल्स स्टडी होती है, यानी उसको कितना नॉलेज है, जितना उसने पढ़ा वो कैसे उन चीज़ों को लिख पा रहा है ना। तो वहाँ पर तो उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देखा गया। लेकिन तीसरा है उसका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप बेसिकली जो आपने जो सीखा है, आपने जो लिखा था अपनी परीक्षा में, अब आप उस चीज़ को प्रेज़ेंट कैसे कर पा रहे हैं। तो ये साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि ही ये चीज़ें देखी जाती है। ये पहचानने की विधियाँ होती है। इसीलिए एक अच्छे ऑफिसर्स, जो भी बड़ी पोस्ट होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जाएँगे, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू का मेथड है। क्योंकि आप कैसे पढ़ाएँगे, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसी है। तो ये साक्षात्कार विधि और विमर्श विधि है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आपको, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये बहुत बेहतर उससे मैं अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ हम देखें तो पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, यानी करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। पाठ्यक्रम यानी जो आपका सिलेबस है, जो भी चीज़ें एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस उसका है, तो वो पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण, जो भी उसका उद्देश्य है, मतलब उस हम सपोज किसी बच्चे को अगर कोशिका पढ़ा रहे हैं, तो कोशिका को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमें उसको जो भी लिविंग बीइंग्स है, या जो भी प्राणी है, हमें उसमें बताना होगा ना कि कोशिका हर प्राणी में पाई जाती है। तो हम कोशिका से पढ़ना शुरू करते हैं और पूरा जो फंक्शन होता है लिविंग बीइंग का, हम उसे समझाते हैं। तो ये करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड का ही पार्ट है। फोर्थ हम इसमें देखते हैं शिक्षण सम्मति विधि, टीचर्स ओपिनियन मेथड, है ना? कि इसमें मतलब जो विधियाँ, जो भी शिक्षक की राय क्या है, कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें टीचर्स उस चीज़ को अपनी, क्योंकि शिक्षक जब पढ़ाता है, तो पहले तो वो बुकिश उस तरीके से पढ़ाता है, लेकिन बाद में वो उस टॉपिक को क्या करता है, अपने अपने सीखे गए नॉलेज के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, और तब उसको छात्र को पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो वो हो रही है जो शिक्षक ने किताब से पढ़ी, दूसरी चीज़ शिक्षक ने अपने आप जो उसको समझ के बताया, और तीसरा उन दोनों चीज़ों से जो छात्र समझेगा, उससे एक तीसरी चीज़ तैयार होगी। तो ये
टीचर्स ओपिनियन मेथड का पार्ट है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा शिक्षण कौशल को पहचानने की विधियाँ। इन चीज़ों को हमें जो शिक्षण कौशल है, हम उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें मैंने आपको टीचर्स को भी यहाँ पर लाने का कार्य किया। चौथा है यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना। अब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछता है, व्याख्यान यानी कि उसको एक्सप्लेन करता है, और सहायक सामग्री जो भी टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हम मैप का प्रयोग कर रहे हैं, या हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम किसी हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटी है, कोई भी ऐतिहासिक जो व्यक्ति है, हम उसका वो चित्र दिखा रहे हैं, तो पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर व्याख्यान उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तीसरा, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं हम, उससे संबंधित कोई चार्ट है वो चीज़ें हम दिखाते हैं। तीसरा, प्रदर्शन, हम जो भी चीज़ें हमारे पास शिक्षक सहायक सामग्री है, हम उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं छात्रों के सामने। तो उससे क्या होता है, जो आउटपुट होता है छात्र का वो अच्छा आता है। ये भी शिक्षण विधि को पहचानने की प्रक्रिया होती है। जब हम बीएड कर रहे होते थे तो कर रहे होते हैं तो हम ये इन चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पुनर्बलन देना। पुनर्बलन का अर्थ यहाँ पे होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि अगर आपने छात्र को कोई चीज़ पढ़ाई और आपने उससे छात्र को प्रश्न पूछा, तो छात्र ने क्या किया, उसका उत्तर दिया। तो यानी जब छात्र ने उसका उत्तर दिया तो आपको शाबाश, गुड, वेल इस प्रकार के शब्दों को बोलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी, ये टीचिंग को जो छात्र का जो मोरल जो होता है यहाँ पे अप हो जाता है, जिससे उसका आउटपुट बढ़ता है। तो यानी यहाँ पे पुनर्बलन देना, उदाहरण एग्जाम्पल देना, जो एग्जाम्पल होते हैं वो प्रस्तुत करना, आदि कार्य करने होते हैं, जिसके द्वारा वे अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, सुगम और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण विधियाँ होती है, शिक्षण कौशल को पहचानने की विधियाँ होती है, एक टीचर में सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें मैं पूरा ही एक ही साथ कवर कर रहा हूँ। फिर इसमें होगा शिक्षण सहायक सामग्री। तो 3 प्रकार की शिक्षण प्रणाली होती है। नंबर 1 परंपरागत प्रणाली, दूसरा है आधुनिक शिक्षण प्रणाली, तीसरा है आईसीटी आधारित शिक्षण शिक्षण प्रणाली। यहाँ पे 3 प्रकार की प्रणालियाँ होंगी। अब हम सबसे पहले परंपरागत यानी जो ट्रेडिशनल जो मेथड है टीचिंग का, वो पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, परंपरागत मतलब जो बहुत प्राचीन तरीके से चलता आ रहा है अभी भी, इसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ये क्या होगा, आपके पुराने ज़माने से चली आ रही, ये चला आ रहा एक तरीका है ये। इसे चॉक एंड टॉक विधि भी कहते हैं। चॉक एंड टॉक मतलब ये तो नॉर्मल विधि है, इसे तो हम पढ़ाते रहते हैं, है ना। हम चॉक का प्रयोग करते हैं, फिर चॉक के साथ हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और छात्रों को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो ये परंपरागत विधि का ही एक भाग है। दूसरा, याद करने पर जोर दिया जाता है। हमने छात्र को कोई चीज़ पढ़ाया, हम कहते हैं भाई लर्न करके आना घर से, है ना। तो ये भी परंपरागत विधि का ही भाग है। तीसरा है किताबी शिक्षण, बुकिश टीचिंग। हम आज भी किताब का प्रयोग करते हैं। किताब में जो भी सिलेबस होता है ना, जो करिकुलम बन के आता है, हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और टॉपिक टू टॉपिक छात्रों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये भी परंपरागत विधि का ही भाग है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक यानी कि टीचर सेंटर। टीचर सेंटर्ड का अर्थ होता है कि शिक्षक क्या करता है, चीज़ों को पढ़ाता है, जो छात्र को पढ़ाता है। तो वहाँ पर शिक्षक आज की डेट में जो भी नई शिक्षा नीतियाँ आई है, उन्होंने जो छात्र केंद्रित शिक्षा को बताया है ना। तो यहाँ पे जो परंपरागत मेथड है, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित था, जो कि आज बदल चुका है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है, सहायक सामग्री में क्या होता है कि पाठ्य पुस्तकें आती है, यानी जो सिलेबस होता है, जो भी बुक्स होती है, जो हम पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की या साइंस की, है ना। तो ये पाठ्य पुस्तकें हो गई, चार्ट हो गए, प्रयोगशाला जो भी लैबोरेटरीज होती है, लैब होते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, सहायक सामग्री का भाग है ना। तो ये भी परंपरागत टीचिंग का, परंपरागत शिक्षण का एक हिस्सा है। लेकिन हम आज भी अपने इस नई शिक्षा प्रणाली में आज भी हम इन परंपरागत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत सर्टिफाइड है और इनका प्रयोग होना भी ज़रूरी है ना। जैसे यहाँ पे थोड़ा शिक्षक केंद्रित था, तो ये थोड़ा हट गया है, आज छात्र केंद्रित शिक्षा हो गई है। अगला हम देखें कहानी व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा या ग्लोब, है ना। हम छात्रों को कहानी सुनाकर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या हम व्याख्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक लेक्चरर के रूप में आप देखें तो आपको लेक्चर ही देना होता है। तो इस प्रकार का जो जो हम ग्लोब दिखाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये परंपरागत विधि का एक भाग है। तो पहली शिक्षण विधि हम देखेंगे सहायक, जो शिक्षक सहायक प्रणाली में हमने परंपरागत प्रणाली को पढ़ा। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं आधुनिक शिक्षण प्रणाली में, हम देखते हैं यानी जो मॉडर्न टीचिंग जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी
शोधकर्ता होता है। और पहला पॉइंट यानी कि एक प्रकार से जो स्टूडेंट है ही इज़ रिसर्चर, वो क्या कर रहा है, रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहा है ना? तो पहले इसमें यही बात कही गई। दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। और आज टोटली जो भी कमीशंस है, जो भी न्यू न्यू एजुकेशन कमीशंस हैं, वो इसी पर फोकस कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण होगा, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होगी या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होगी इसमें, यानी विद्यार्थी को ही केंद्र में रखा जाएगा, वही सर्वे सर्वा होगा, उसी के सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ ई सिस्टम का सहायक के रूप में लिया जाता है। यानी आज हम छात्रों को, जैसे हम स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? या हम छात्रों को हम कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक है, हम इनसे क्या करते हैं, जोड़ के पढ़ाते हैं। आज आपने देखा होगा कोविड टाइम पे सभी गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम जो परीक्षार्थी थे, उनको क्या मिले, टैबलेट मिले। तो कहीं न कहीं ये नई शिक्षा प्रणाली का ही भाग है, छात्रों को नई चीज़ों से जोड़ा जाए। अब देखो कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, पावर पॉइंट्स, ये सारे इस नई शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्या है, भाग है। और सबसे महत्वपूर्ण मेथड इसमें है करके सीखने पर जोर, यानी कि लर्निंग विद डूइंग, ये आपकी आधुनिक शिक्षण प्रणाली का ही एक भाग है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन परंपरागत शिक्षण का भाग है, कौन आधुनिक शिक्षण का भाग है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट हम देखें, तीसरा पार्ट जो था, ये था आपका आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली। तो आईसीटी में हम देखते हैं, आईसीटी का सबसे पहले हम जो फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पूरा नाम होता है। तो आज टोटली जो हम कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आईसीटी का ही पार्ट है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सब आज हम इसको भी अपनी शिक्षा में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आईसीटी आधारित शिक्षा प्रणाली ये 2001 में अस्तित्व में आई थी, 2001 से ये एग्जिस्ट हुई। और इसमें हम देखें तो स्वयं स्वयं प्रभा, यानी कि छात्र स्वयं से सीख रहा है। आज जो भी बच्चे हैं घर से यूट्यूब चला रहे हैं, वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं। तो ये स्वयं प्रभा, यानी स्वयं से सेल्फ जो है बच्चा सीख रहा है। दूसरा है वेब बेस्ड, यानी वेबसाइट से देखकर चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तीसरा है आईसीटी आधारित मेथड्स, इसमें टीडीएल, एलडीएल, डीईआर, मूक, इट्स एटसेट्रा जो इसमें आते हैं। अब जैसे जैसे ये इसमें क्या, टीडीएल का हमने पूरा नाम पढ़ा, तो टीचर डायरेक्ट लर्निंग हो गया टीडीएल। एलडीएल हो गया लर्नर डायरेक्ट लर्निंग। डीईआर हो गया, सॉरी ओईआर हो गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, है ना? इसमें मूक हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस हो गया, मूक। तो इस प्रकार के जो टीचिंग इसमें इसी के अंतर्गत क्या होती है, आईसीटी के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे हमने जो शिक्षण सहायक प्रणाली पढ़ी, 3 प्रकार की पढ़ी, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी बेस पे। इसमें हमने इन चीज़ों को क्या किया, क्लियर किया। अब हम शिक्षण विधियाँ, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे आते हैं, शिक्षण विधियों में हम टीचिंग मेथड्स, सबसे पहले हम जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के कैसे होते हैं, इसको देखेंगे। तो पहला मेथड होता है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि जो क्वेश्चनियर जो मेथड होता है, जहाँ पे हम छात्रों को क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधियाँ जो विधि होती है, 3 प्रकार की होती है, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण, यानी कि टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो पहली विधि, मैं इसको डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप सीधे, आपको क्वेश्चन इतने अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही इन चीज़ों को क्या करना है, क्लियर करना है कि प्रश्नोत्तर विधि का भाग क्या है ना? तो निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण इसका भाग है। दूसरा हम देखते हैं विवरण विधि, इसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है वर्णन विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हम बहुत चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरे डीपली हम पढ़ाते हैं। अगला इसमें आ जाता है चित्र मॉडल द्वारा, यानी कि चित्र के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी हम, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप से पढ़ा रहे हैं, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना? इस प्रकार से चित्र मॉडल इसमें आते हैं। फिर है भ्रमण, आपने देखा होगा स्कूलों में जो भी भ्रमण होता है, जो भी टूर लगते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय भ्रमण होता है, जहाँ पे बच्चा एक जोग्राफिकल साइट पर जाता है या हिस्टोरिकल साइट पर जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, देखता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक शिक्षण विधियों का एक भाग है। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, कर के प्रयोग, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप लर्निंग विद डूइंग के साथ करते हैं। आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, और वो सक्सेस हो जाता है, तो आप उसमें जितने बार फेलियर होंगे, तो आप उससे सीखेंगे और फिर आप एक नया प्रयोग करेंगे। तो करके मेथड, लर्निंग विद डूइंग। फिर यहाँ पे आता है व्याख्या विधि, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। स्पष्टीकरण विधि जो होती है, यहाँ पर आप चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, है ना? फिर है कहानी कथन विधि, यानी कहानी सुनाकर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को।
फिर है निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण विधि, खेल विधि, समूह चर्चा विधि, प्रयोगात्मक विधि, वाद विवाद विधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, दोबारा आ गया है। फिर यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे आगमन विधि, यानी कि जो ये आगमन विधि होता है ये सरल से कठिन की ओर, यानी आप बच्चों को सरल से क्या करते हैं, कठिन की ओर ले जाते हैं, तो इसे आगमन विधि कहते हैं। फिर उसी प्रकार से निगमन विधि, निगमन विधि होती है कठिन से सरल की ओर। और प्रश्नावली विधि, संवाद विधि, रेखीय अभिक्रमित विधि और शाखीय अभिक्रमित विधि। नेक्स्ट है अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि। फिर इसमें अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, हार्वर्ड विधि, इसमें फिर वैज्ञानिक विधि और लास्ट है योजना विधि, प्लान मेथड। तो इस प्रकार की इतनी सारे मेथड्स, इस प्रकार की टीचिंग मेथड होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। दोस्तों इतने सारी विधियों को मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना ज़रूरी भी नहीं है। आपको वैकल्पिक रूप से ये प्रश्न पूछे जाएँगे और आपको ये चीज़ें याद रखनी है। शिक्षण कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। हमने सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।